फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल पीसीएम बाय आदित्य धाना। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। उससे पहले मैं सभी को हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतनी कम समय में इतनी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ गए और इतने व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीडियो को देखते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम चलते हैं अपने फिजिक्स के टॉपिक की तरफ। हमारा नॉन ओमिक सर्किट तक हो गया था, पर उसमें नॉन ओमिक सर्किट में हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, हमारी वीडियो स्प्लिट हो गई थी बीच में। तो एक बार हम नॉन ओमिक सर्किट का एक बार और रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं क्या है। देखो, नॉन ओमिक सर्किट एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस, जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे नॉन ओमिक सर्किट और डायनेमिक रेजिस्टेंस के बारे में। तो ये जो नॉन ओमिक सर्किट होता है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। देखो, कंपेयर करेंगे हम जो नॉन ओमिक, ये है ओमिक। जो ओमिक है वो फॉलो कर रहा था, और जो नॉन ओमिक है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। इसके रेजिस्टेंस को बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, उसके रेजिस्टेंस को बोल लेते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या बोल रहे थे? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो क्लियर हुआ होगा आपको। ओमिक सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, उसके रेजिस्टेंस को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। नॉन ओमिक सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता और इसके रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। उसका जो ओमिक सर्किट था, उसके एग्जांपल थे हमारे पास जो जनरली कंडक्टर्स, Fe, कोबाल्ट, निकिल। इसके जो एग्जांपल होते हैं जनरली वे उसके विपरीत ही होंगे। तो इसके जो एग्जांपल होते हैं वे होते हैं इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर इसके एग्जांपल होते हैं। देखो, सेमीकंडक्टर के बारे में 1 मिनट की हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि होता क्या है सेमीकंडक्टर। तो देखो, उसके जो हमने ओम्स लॉ ओमिक सर्किट पढ़ा था, उसमें जो ग्राफ था वो सीधा बना था, क्योंकि V और I डायरेक्ट का रिलेशन था दोनों में। तो ग्राफ क्या था? सीधा बना था। तो इसमें ग्राफ सीधा नहीं बनता V और I के, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, तो इसे डाइन से डिनोट करते हैं। जो इसका रेजिस्टेंस होता है वो डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है, तो इसे कैसे डिनोट करते हैं? R डाइन से। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। तो इसमें जो ग्राफ है, जब जनरली ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, तो सीधी बात है कि सीधा ग्राफ तो बनने से रहा। तो कैसा ग्राफ बनेगा? ये जिगजैग वाला ग्राफ बनेगा, हमारा वेव्स में बनेगा। तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, इस वजह से जो ग्राफ है इसका, वो भी ओम्स लॉ के जो V अपॉन I का वेरिफिकेशन वाला ग्राफ था, जो ओरिजिन से बन रहा था, जनरली वो नहीं बनता इसमें। तो आपको क्लियर हुआ होगा, नॉन ओमिक सर्किट वो सर्किट होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। इसके रेजिस्टेंस को हम डायनामिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला, इसके रेजिस्टेंस होता है उसे R डाइन से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। इसके एग्जांपल जो होते हैं जनरली इंसुलेटर्स होते हैं और सेमीकंडक्टर्स होते हैं। 1 मिनट सेमीकंडक्टर्स देख लीजिए कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो हम देखते हैं अब सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। देखो, जनरली जो नॉन ओमिक सर्किट था उसका एग्जांपल था सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ, जैसे तो पता है हमें कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वे ना तो पूरी तरह कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं और ना पूरी तरह इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, वो बीच की स्टेट होती है उनकी। तो एक बार इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं हम। द सब्सटेंस whose conductivity lies between very high conductivity of conductors and very low conductivity of insulators। देखो, हाई कंडक्टिविटी किन की होगी? कंडक्टर्स की होगी। लो कंडक्टिविटी जो देखो, कंडक्टिविटी होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये जो है ये वेरी हाई कंडक्टिविटी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाईली कंडक्ट करते हैं। बल्कि जो इंसुलेटर्स होते हैं वो लो कंडक्टिविटी करते हैं, मतलब वे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत थोड़ी अमाउंट में कंडक्ट करते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? सेमीकंडक्टर्स। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं वे ना तो पूरी तरह किसकी तरह बिहेव करते? कंडक्टर्स की, और ना पूरी तरह किसकी बिहेव करते? इंसुलेटर्स की तरह। तो बीच की तो स्टेट है, whose conductivity lies between very high conductivity of conductors and very low conductivity of insulators। तो कंडक्टिविटी जो है वो किस किस के बीच की है? हाई कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स के और लो कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स के। उसे ही हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर्स। इसका एग्जांपल क्या होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो आपको क्लियर हुआ होगा। इसी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो होता है वो जनरली 2 तरह का होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जो कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का वो 2 तरीके का होता है, ठीक है। और वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो पहला पढ़ते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में
ये बैटरी लगी है, ये हमारे पास एक सर्किट है, इसमें करंट जो आई है वो ऐसे चला इधर से, पहले इसमें गया, फिर इसमें, फिर इसमें, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3। जितना करंट यहाँ से इन तीनों रेजिस्टेंस में गया उतना ही करंट वापस हो गया। एक बात याद रखना कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो करंट की वैल्यू होती है वो सेम होती है। याद रखोगे कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। ठीक इसी तरीके से जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, करंट। इसी तरीके से जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें क्या है, करंट तो सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अलग। देख सकते हैं आप, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। अगर सेम होता तो टोटल V तो होता, पर यहाँ पे अलग अलग है। पर क्या सेम है, करंट सेम है। जितना करंट आई पहले सर्किट में गया उतना ही करंट वापस सर्किट में आ गया। जो करंट है वो प्लस से निकलता है और माइनस में एंटर करता है। जो बड़े वाला स्लैश होता है बैटरी का ये प्लस होता है, जो छोटे वाला होता है ये माइनस होता है। तो जनरली जो करंट होता है वो प्लस से निकलता है और माइनस में एंटर करता है। तो हमें पता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू आई R1। आई क्यों लिया मैंने, I1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो करंट है वो सेम है। करंट क्या है, सेम है, इसलिए मैंने I1 नहीं लिया। फॉर सेकंड रेजिस्टेंस R2 V2 इज इक्वल टू आई R2। इसी तरीके से थर्ड रेजिस्टेंस R3 के लिए V3 इज इक्वल टू आई R3। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड कर देंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V की वैल्यू रिटेन कर देंगे, V क्या है, आई आर इज इक्वल टू V1 की बराबर आई R1, V2 बराबर प्लस आई R2 प्लस V3 प्लस आई R3। आई कॉमन लेके आई को कैंसिल कर देंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपको क्लियर हुआ होगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है उसमें हमारा करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। ओम्स लॉ की हेल्प लेते हैं हम उसमें, V इज इक्वल टू आई आर। पहले रेजिस्टेंस के लिए V इज इक्वल टू आई R1 लगाते हैं, दूसरे के लिए आई R2, तीसरे के लिए आई R3। फाइनली तीनों को ऐड कर देते हैं और जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल रेजिस्टेंस होता है उसके बराबर रख देते हैं। उसमें जो आई है वो कैंसिल हो जाता है, इधर से कॉमन लेके और उधर से कॉमन लेके आई कैंसिल हो जाता है। तो फाइनल हमें क्या मिलता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट डिफर होता है। देख सकते हैं आप, एक ये सर्किट है हमारे पास, इसमें आई करंट चला तो R1 में अलग करंट जाएगा I1, R2 में अलग करंट जाएगा I2 और R3 में अलग करंट जाएगा I3। तो इससे पास हो गया, वापस हमें आई करंट मिला, प्लस से चला और माइनस में एंटर कर गया। तो हमें करंट बढ़ गया ना, I1 I2 I3, जबकि सीरीज में क्या था, करंट सेम था, आई था, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, अलग अलग। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और करंट क्या है, अलग अलग। तो हम इसमें भी ओम्स लॉ की हेल्प लेंगे। I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। यहाँ पे V इसलिए लिया, वहाँ पे I लिया था, यहाँ पे V इसलिए लिया क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है। तो इसी तरह से सेकंड रेजिस्टेंस के लिए I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, थर्ड के लिए I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। तो टोटल करंट I बराबर, फाइनल को I मान लो, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ वैल्यू रिटेन कर दो, V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे। तो ऐसे करते हैं, V इसमें तो कॉमन लिया, 1 अपॉन R, यहाँ पे V कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इस V से कैंसिल हो जाता है। तो इस फाइनल इसलिए लिख दिया मैंने ये कि V 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है वो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है।